नमस्कार मित्रों। आज स्वागत है आपका। मैं हिंदी का विद्यार्थी आप सभी हिंदी के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं इस हिंदी के महाकुंभ में। दोस्तों, एक हमारी मुहिम कि अब अपवाद और नहीं, हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे अपवाद जो कहे जाते हैं उनको हम दूर करें। देखिए मित्रों, अपवाद का सीधा सा मतलब ये होता है कि एक ऐसा शब्द जो हमारे क्या करता है, नियम जो है उस नियम के अनुसार काम नहीं करता है। शब्द तो सही है, अर्थ भी उसका सही है, लेकिन जिस ढंग से वो बना है उसका जो स्वरूप है वो उस नियम के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो वो तो होता है अपवाद। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ये धारणा बना दी गई है कि जो भी शब्द हमें समझ में नहीं आता है उसे हम कह देते हैं अपवाद। तो ये थोड़ी सी हमें भ्रांति जो है दूर करनी है। ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए जो हमारी समझ से बाहर रहे, तो उनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ये परम कर्तव्य है और हमें ये करना चाहिए कि अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसे श्रेष्ठ तरीके से करें और हमारा जो है वो 100 का 100 उसमें दें। कोई भी काम हो, मेहनत करने से सफलता मिलती है दोस्तों। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ें। सिर्फ ये नहीं कि परीक्षा तक सीमित रह जाएं और हम सिर्फ नंबरों की दृष्टि से पढ़ें। हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि हम हिंदी को पढ़ें। हिंदी की जो कमियां हैं, हिंदी की जो अच्छाइयां हैं, हिंदी के जो नियम हैं, हिंदी की जो बारीकियां हैं, वो हमें समझनी है और एक नया समाज और एक नई भाषा विकसित करनी है हमें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे दूसरे भाग पर। संधि भाग 1 पर हमने बात की थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि संधि क्या होती है, भाग कितने होते हैं, स्वर संधि कैसे होती है, व्यंजन कैसे होती है, विसर्ग कैसे होती है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि स्वर संधि के प्रकार कितने हैं। उन प्रकारों के बाद में हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहला जो प्रकार हमने यहाँ पे लिखा था दीर्घ स्वर संधि, उसके हमने उदाहरण भी देखे थे कि अ और अ या आ इनके साथ में जब मिलते हैं दोनों तो क्या बनता है, आ बनता है, ई बनती है और उ बनता है। तो ये हमारे दीर्घ स्वरों का दीर्घ स्वर संधि थी। और दूसरा हमने जो प्रकार पढ़ा था वो था हमारा गुण स्वर संधि। कौन सा था मित्रों? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के जो नियम थे, जिनमें से 2 नियमों पर हम काम कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। कौन कौन से? एक तो बना था हमारा ए, एक बना था हमारा ओ और एक बनेगा अर। इन 3 नियमों पर हम काम कर रहे थे। पहला हमने किया था ये कि यदि अ या ई मिलता है तो क्या बनता है, ए बनता है। जैसे कि हमने लिया था कि महा प्लस इंद्र क्या बनेगा, महेंद्र, ये ए बना। तो यदि जहां कहीं भी आपको क्या दिखे, अ या आ के साथ में क्या मिलना चाहिए, ई या ई, परिणाम क्या आएगा, परिणाम आएगा ए, जो कि हमारा गुण स्वर है। तो ये जब होगा तो संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण बोला महा प्लस इंद्र क्या बनेगा, महेंद्र। उसी प्रकार से हमारा ओ था, क्या था मित्रों, ओ था। जैसे कि महा प्लस उदय, उसमें भी क्या होगा, यदि अ या आ के साथ में जुड़ना क्या चाहिए, उ जुड़ना चाहिए। क्या जुड़ना चाहिए दोस्तों, उ जुड़ना चाहिए। परिणाम क्या आएगा, परिणाम आएगा ओ। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा गुण स्वर है। तो इनमें भी बात क्या आ रही है हमारे सामने कि जहां कहीं भी परिवर्तन जो है, परिणाम जो है गुण स्वर के रूप में मिलेगा। गुण स्वर हमारे 2 ही हैं, ए और ओ, और तीसरा परिणाम है अर के रूप में। तो ये परिणाम जब हमें मिलता है तो वहां पे संधि होगी गुण संधि। वर्ण चाहे कौन से मिलो, मुख्य रूप से जो नियम तो ये है इनका कि अ के साथ में ई मिलनी चाहिए और आ के साथ में उ मिलना चाहिए। अब देखिए तीसरा जो हमारा वर्गीकरण था वो ये था कि यदि अ या आ के साथ में क्या मिलना चाहिए, रि मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए दोस्तों, रि मिलना चाहिए। तो जब अ या आ के साथ में रि मिलेगा तो इधर तो इन दोनों में से कोई भी ऐसा है वो क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा, और इधर इस रि का क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा र। तो ये ध्यान रखना हमें कि अ या आ है, इसके साथ में यदि रि आता है तो क्या बनेगा, अर बनेगा। अ या आ क्या बन जाएंगे, वो तो बनेंगे अ। जैसे कि मैंने लिखा मां प्लस ऋषि। देखिए दोस्तों, आगे का उदाहरण है अभी ले लेता हूं मैं।
समझते हैं एक बार हम। यहां पे क्या था, आ, ये देखिए ये आया आ, तो आ का क्या बनेगा, अ बनेगा। तो हम क्या बनाएंगे, देखिए म, हा का क्या बना देंगे, ह, री का क्या बना देंगे, र, क्योंकि री का क्या बनेगा, ये देखिए र हलंत बनेगा, तो र हलंत आएगा तो ऊपर जाएगा, और ये बन गया हमारा शी। तो ये बन गया हमारा महर्षि। तो इस प्रकार से ये हमारी गुण संधि थी। तो गुण संधि के देखिए कुछ उदाहरण हमारे सामने बाकी थे, उनको हम लेते हैं और आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ उदाहरण आगे की बात करते हैं। हमारा जो उदाहरण चल रहे थे वो चल रहे थे ओ के उदाहरण, कि ओ में परिवर्तन कैसे होता है। तो इसका नियम क्या था हमारा, कि यदि अ या आ के साथ में क्या जुड़ना चाहिए, उ या उ जुड़ना चाहिए। परिणाम क्या आएगा, परिणाम आएगा ओ, जो कि हमारा गुण स्वर है। अब देखिए बहुत सारे उदाहरण तो हमने लिए थे, जैसे कि मां प्लस उदय लिया ही था हमने। अगला देखिए एक शब्द लेता हूं मैं, वो लेता हूं सूर्योदय। क्या लिया दोस्तों, सूर्योदय। एक लिया मैंने मालोपम, एक लिया मैंने चित्रोपम। शब्दों को थोड़ा सा देखिएगा, शब्द ले रहा हूं, मैंने शब्द रखे हैं सामने, हम विच्छेद बाद में देखेंगे। एक लिया मैंने हिमोपल, एक लिया है मैंने नीलोत्पल। एक शब्द और लेते हैं, जैसे कि ग्रामोत्थान। एक शब्द जैसे कि मैंने लिया सोदाहरण। एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया नौड़। देखिए दोस्तों, कुछ शब्द है हमारे सामने, वैसे भी हमने काफी लिए थे गुण स्वर के उदाहरण, कुछ और लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। इनका देखिए शब्द हमारे सामने पड़े, हमें क्या करना है, इनका सबका विच्छेद करना है। जब हम इनका विच्छेद करेंगे तो इसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी। सबसे पहले तो ये देखना है कि विच्छेद कहां से करना है, टुकड़ा कहां से करना है। तो टुकड़ा करने के लिए हमें पता है कि कहां से करना है, जहां हमें दिखेगा ओ। तो पहले ये देखिए कि ओ कहां कहां है, उस ओ को हम मार्क करते हैं। देखिए एक बार चिन्हित करते हैं, ये देखिए ओ, ये ओ, ये ओ, ये ओ, ये ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, और यहाँ पे ओ। तरीका समझना है पहले। जब तक हम किसी भी कार्य का, किसी भी नियम का तरीका नहीं समझेंगे, कार्य को कैसे करें, उस नियम को कैसे समझे, तब तक वो नियम समझ में नहीं आएगा। हमें क्या देखना है कि गुण स्वर का परिणाम जो है वो आता है ओ। तो अब ओ का जब विच्छेद करेंगे, कोई भी शब्द मिल गया, उसका विच्छेद कहां से करना है, ओ से करना है। ठीक बात है, ये शब्द हमारे सामने पड़े हैं। ओ देखिए सबसे पहले ओ हमें मिल चुका है। अब इस ओ का देखिए वर्गीकरण क्या होगा। ओ का वर्गीकरण करना है, इधर तो लाना है अ या आ, इधर तो लाना है अ या आ, और इधर क्या लाना है, उ या उ लाना है। अब देखिए दूसरी शर्त, तो पहली शर्त तो यह थी कि ओ को चिन्हित कीजिए। दूसरा था कि शब्द का स्वरूप, शब्द का स्वरूप। मूल शब्द क्या है, मूल शब्द को हमें यहां पे पहचानना है सबसे पहले। हो गया। अब देखिए जैसे कि सूर्योदय का टुकड़ा करते हैं हम, क्या होगा टुकड़ा, देखिए आप, जैसे कि सूर्योदय लाना इधर क्या है, या लाना है अ या लाना है आ। तो ये लिया मैंने, ये तो ये का ही रहेगा, सूखा तो सूर्य का कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिया मैंने सूर्य। अब या तो ये सूर्य होगा या होगा सूर्या। तो शब्द में पता है सूर्य होता है, तो इधर तो हमारा आ गया है अ।
अब इधर हमें क्या लाना है, या ये लाना है या ये लाना है। तो इससे पहले हमने ये देखा था कि शब्द क्या होता है, उदय होता है। क्या होता है, उदय। तो सूर्य प्लस उदय क्या बनेगा हमारा, सूर्योदय। अब यदि हमारे सामने ऐसा आ गया कि सूर्य प्लस उदय, इसकी संधि कीजिए, तो संधि करने में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इधर क्या है और इधर क्या है। अगर शब्द मिलता है और उसका विच्छेद करना है तो ये देखिए कि ओ कहां पे है, और यदि दो शब्द अलग अलग मिलते हैं, इनकी संधि करनी है तो देखना है कि इधर क्या है और इधर क्या है। तो इधर हमें क्या मिला है, अ, और सामने जुड़ क्या रहा है, उ। तो अ और उ ये मिलता है तो क्या बनेगा हमारा, ओ बनेगा। और ये यदि ऐसा हो जाता है अ प्लस ई, तो क्या होगा हमारा, ए बनेगा। यदि अ और आ हो जाता तो क्या होता, अ और ए हो जाता तो क्या होता, आ होता। तो बात क्या ध्यान में रखनी है, पहला तो देखना ये, जब शब्द मिले तो ये देखने कि आ है एक, ए है एक, ओ है, वो यहां पे ढूंढो। दूसरा, यदि विच्छेद मिल जाए तो ये नियम देखो, ये वाला, ये ध्यान में रखना है। इससे हमारी जो संधि की गड़बड़ियां हैं वो बिल्कुल नहीं होगी। चलिए तो अगले शब्द का करते हैं, शब्द है मालोपम। क्या शब्द है दोस्तों, मालोपम। तो क्या होगा देखिए, ये शब्द है माल प्लस उपमा। क्या है दोस्तों, माल प्लस उपमा। शब्द है उपमा। उपमा की एक थोड़ी सी विशेषता है कि जब हम इसको उपमा बोलते हैं तो यहाँ क्या होता है, जब यहाँ पे थोड़ा सा इस स्वर को खींचा जाता है तो पीछे वाले की जो मात्रा है वो गायब हो जाती है और आ का लोप हो जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे कि उसी प्रकार से ये है चित्रोपमा, तो चित्र प्लस उपमा होगा, क्या होगा, मां नहीं होगा, चित्रोपम होगा। इसका क्या होगा दोस्तों, चित्रोपम। अब क्यों होगा, क्योंकि चित्रोपमा बोलने में हमें दिक्कत होती है, चित्रोपमा हम बोल ही नहीं सकते, हम बोलेंगे चित्रोपम। चित्र प्लस उपमा, यानी कि किसी को भी जब हम चित्र से उपमा देते हैं तो वो क्या होता है, उस शब्द को कहते हैं चित्रोपम। तो देखिए विच्छेद करेंगे तो होगा चित्र प्लस उपमा, और जब संयोग करेंगे, संधि बनाएंगे, माफी, तो क्या बनाएंगे, चित्रोपम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चित्रोपम। चित्रोपमा नहीं, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। मालोपमा नहीं, मालोपम, ध्यान रखना। उपमा से बने हैं दोनों शब्द और आ गायब हो रहा पीछे से, ध्यान रखना इस बात। अगला शब्द लेते हैं, देखिए हिमोपल और नीलोत्पल, कितने करीबी शब्द है। श्रुति सम भिन्नार्थक में ऐसे शब्द पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। क्या होगा, देखिए शब्दों को देखते हैं। शब्द हिमोपल, हिमोपल का क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ओ कहां पे, ये रहा ओ, टुकड़ा क्या होगा ओ का, अ और उ। तो देखिए अगर इससे भी आपका नियम नहीं बने तो तीसरा तरीका मैंने और बताया था आपको कि शब्द का क्या जान लीजिए, शब्द का अर्थ जान लीजिए। क्या जान लीजिए, शब्द का जब हम अर्थ जान लेंगे तो भी हम संधि को सही तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए हिमोपल, तो शब्द होता है एक हमारा हिम होता है दोस्तों। हिम का मतलब क्या है, बर्फ। और एक शब्द होता है उपल, क्या होता है, उपल। उपल यानी क्या होता है बताइए, उपल यानी होता है पत्थर, अश्म। अश्म किसे कहते हैं, अश्म और उपल दोनों किसके पर्यायवाची हैं, पत्थर के पर्यायवाची। तो हिम प्लस उपल यानी कि पत्थर कैसा, बर्फ का पत्थर। जो पत्थर बर्फ का है उसे क्या कहते हैं, हिमोपल। अब बर्फ का पत्थर कैसा होता है भाई, पत्थर तो पत्थर होता है। लेकिन आपको पता हो तो जिनको हम कहते हैं ओले, हमारी राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में जिनको हम गड़े बोलते हैं, तो जो ओले होते हैं उनको क्या कहते हैं, वो बर्फ के पत्थर होते हैं। पत्थर कैसा, बर्फ से बना, तो बर्फ का पत्थर। हिम, उपल यानी पत्थर और हिम यानी बर्फ, तो बर्फ का पत्थर अर्थात ओले। तो हिमोपल का अर्थ क्या हुआ, बर्फ के ओले, ध्यान रखना। अब देखिए दूसरा शब्द है नीलोत्पल, कितना सा फर्क है देखिए, ये होगा नील प्लस उत्पल। नील नीला दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही अर्थ है। तो नील प्लस उत्पल, नीला है जो, उत्पल यानी क्या होता है, देखिए उपल यानी पत्थर और उत्पल यानी होता है कमल, पुष्प। क्या होता है, उत्पल यानी होता है कमल या पुष्प। तो नीलोत्पल यानी क्या हो गया,
नीला है जो पुष्प, तो उपल यानी पत्थर और उत्पल यानी पुष्प, फूल। तो देखिए हिमोपल, हिम प्लस उपल, नीलोत्पल, नील प्लस उत्पल। अब देखिए अगला शब्द है हमारा ग्रामोत्थान। तो क्या होगा, अब हम समझ चुके हैं ग्राम प्लस उत्थान। क्या होगा, ग्राम प्लस उत्थान। यहां पे क्या है, अ, सामने क्या मिल रहा है, उ, बनेगा क्या, अ और उ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ग्राम प्लस उत्थान, ग्रामोत्थान। इस उ को हटा दीजिए, ओ में जोड़ दीजिए, बस। अगला देखिए सौदारण। ऐसा ही एक शब्द और, जैसे कि मैं लिख दूं सहोदर, हमने शायद लिया होगा पहले शब्द सहोदर। क्या होगा, देखिए यहां पे भी हो, यहां पे भी हो, तो देखिए सौदारण क्या होगा, आपको पता है हमारा एक शब्द है सर, से अर्थ देता है सहित का। अब यही है संस्कृत का, से प्लस उदाहरण, से प्लस उदाहरण। क्या मिला है, अ और उ, इधर क्या है, अ, यहां क्या है, उ, बनेगा क्या, अ और उ, ओ बनेगा। तो इसको अ को हटाइए, उ को हटाइए, ये लीजिए ओ, क्या बनेगा, सो दारण, सो दारण, से प्लस उदाहरण। तो क्या हो गया हमारा, से प्लस उदाहरण। सहोदर देखिए, सहोदर में क्या होगा, से प्लस उदर। अर्थ देख लीजिए, सहोदर का मतलब क्या होता है, जो हमारा सगा भाई होता है उसे ही तो कहते हैं सहोदर। उदर यानी होता है पेट, और से यानी साथ। तो जो एक ही पेट से जन्मा उसे क्या कहते हैं, सहोदर। अन्योदर शब्द बना लीजिए, अन्योदर। अन्योदर में क्या होगा, अन्य प्लस उदर, जो अन्य पेट से जन्मा हो अन्योदर, जिसे हम कहते हैं जो हमारा होता है ना मुंह बोला भाई, या ऐसा कह सकते हैं, या दूसरी माँ का भाई, तो उन्हें कहते हैं अन्योदर। अगला देखिए शब्द है नवोढ़ा। क्या शब्द है, नवोढ़ा। क्या बनेगा, नव प्लस उढ़ा। उढ़ा नहीं होगा, देखना ध्यान रखना, बड़ी ऊंची मात्रा आएगी उढ़ा में। तो नव प्लस उढ़ा, नव यानी नया और उढ़ा यानी उम्र। उड़ होता है, शब्द क्या है, उड़ है, शब्द क्या है, शब्द है उड़। उड़ का मतलब होता है उम्र। क्या होता है दोस्तों, उड़ का मतलब होता है उम्र। और उड़ में क्या जुड़ गया, आ प्रत्यय लग गया। आ कौन सा है, स्त्रीलिंग प्रत्यय। जब भी किसी शब्द के साथ में जुड़ता है उस शब्द का जो रूप है वो स्त्रीलिंग बना देता है। तो उड़ उम्र, उड़ा यानी उम्र वाली। तो नव प्लस उड़ा, नई उम्र वाली। क्या होगा, नई उम्र वाली। विशेष रूप से नवोढ़ा किसे कहते हैं, जिस लड़की की अभी अभी शादी हुई हो उसे हम कहते हैं नवोढ़ा। जो नई नई दुल्हन होती है उसे कहते हैं नवोढ़ा। तो नवोढ़ा में आप ऐसे कह सकते हो कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, बहुव्रीहि समास है। कौन सा होगा, बहुव्रीहि। क्योंकि हर एक लड़की को, नई लड़की को हम नवोढ़ा नहीं बोल सकते। कोई भी लड़की आएगी उसे नवोढ़ा थोड़ी बोल सकते, या कोई भी जो दुल्हन है उसे नवोढ़ा थोड़ी बोल सकते, कोई भी जो औरत है उसे नवोढ़ा थोड़ी बोल सकते हैं। जिसकी अभी अभी शादी हुई है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी नवोढ़ा। तो उड़ से बना है उड़ा, आप प्रत्यय लगा, स्त्रीलिंग प्रत्यय हमारा, और बना है उड़ा। तो नव प्लस उड़ा बराबर नवोढ़ा। चलिए दोस्तों, ये था हमारा। और आगे साथ में यदि उ या उ मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। अब देखिए आगे बात करेंगे हम तीसरे नियम पर, जो हमारे गुण संधि का आखिरी नियम होगा। तो इसका आप छोटा सा एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम क्या कहता है हमारा, कि यदि अ या आ के साथ में क्या जुड़ेगा, री जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, यदि अ या आ के साथ में री जुड़ेगा तो परिणाम क्या आएगा, परिणाम आएगा अर। क्या आएगा, अर। यानी कि ये अ या आ, इन दोनों में से कोई भी आएगा तो वो तो बन जाएगा अ। यदि सामने री है तो री क्या बन जाएगी, र हलंत बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्तों, र हलंत बन जाएगी। नियम देख लिया हमने। बात करते हैं देखिए कुछ उदाहरणों की, बहुत ही कम उदाहरण है इसके, जो
आपके भी काफी जाने पहचाने हैं। जैसे कि देखिए, अब की बार मैं थोड़े से शब्द लेता हूं आपके सामने। विच्छेद लेते हैं, हम संधि करेंगे। मैंने लिया कर्ण प्लस ऋषि, हमें संधि करनी है। मैंने शब्द लिया ब्रह्म प्लस ऋषि, मैंने शब्द लिया वर्षा प्लस ऋतु, शब्द लिया मैंने महा प्लस ऋषि। ये तो हमारे विच्छेद दिए हुए हमें, इनका तो हम क्या करेंगे, इनके हम संधि करेंगे। और शब्द लेते हैं, जैसे कि मैंने शब्द ले लिया सप्तर्षि। क्या ले लिया? सप्तर्षि। जैसे कि मैंने ले लिया मंत्रणचा, बिल्कुल नया शब्द दोस्तों, क्या है? मंत्रणचा। जैसे कि मैंने शब्द ले लिया राजर्षि। क्या ले लिया? राजर्षि। जैसे कि मैंने शब्द ले लिया शीतर्तु, शीतर्तु। जैसे कि शब्द ले लिया मैंने विस्मर्तु, विस्मर्तु। देखिए, ये शब्द है हमारे सामने जो हमें क्या बताएंगे कि यदि अ या आ के साथ में क्या मिलेगा, रि मिलेगा, तो क्या बनेगा? हमारा अर बनेगा। तो इसमें भी हमें नियम क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हमें अगर शब्द दिया हुआ है, उसका विच्छेद करना है, तो हमें यह देखना है कि हमें अर कहां पे मिल रहा है, यानी कि रे हलंत मिल रहा है। और रे हलंत से पहले क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। ये देखिए, रे हलंत मिल गया, इससे पहले क्या है? देखिए तय में क्या है? तय का वर्गीकरण कैसे होगा? तय हलंत तय तो होगा, तो क्या होगा? ये रहा। अगला देखिए, दूसरा ये है कि यदि हमें विच्छेद मिलता है, ये देखिए विच्छेद मिलता है, हमें क्या करनी? संधि करनी। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि इधर तो होना चाहिए अ या आ, और इधर क्या होना चाहिए? रि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रि होना चाहिए। ध्यान क्या रखना है कि गुण संधि जो है उसकी विपरीत संधि होती है। क्या होती है? उसकी विपरीत संधि होती है यण। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। चकमा कहां खाएंगे हम? चकमा हम यही खाएंगे। जैसे कि अ या आ के साथ में क्या मिलता है? रि मिलता है, तो बनती है गुण संधि। और यदि रि के साथ में क्या मिल जाता है? अ या आ मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अ या आ मिल जाता है, तो कौन सी संधि हो जाती है? तो यह संधि हो जाती है। देखिए, पितृ प्लस आज्ञा, रि के साथ में क्या मिला? अ या आ मिला, तो वहां पे क्या हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। तो ध्यान क्या रखना है कि गुण संधि की बिल्कुल विपरीत संधि होती है यण संधि। जैसे कि हमने तो नियम पढ़ा था कि अ या आ के साथ में क्या मिलना चाहिए? ई मिलना चाहिए, ई या ई, तो बनेगा क्या? ए बनेगा। अब इसका तुरंत उल्टा हो जाएगा यण संधि में। देखिए कि ई या ई के साथ में यदि अ या आ मिल गया, क्या मिल गया? अ या आ, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। हमने तो पढ़ा था कि अ या आ के साथ में क्या मिलना चाहिए हमारा? अ या आ के साथ में उ या उ मिलना चाहिए, उ या उ मिलना चाहिए। तो होगा क्या हमारा? हमारा होगा ओ। इसी का देखिए उल्टा यण संधि में हो जाता है। यण संधि में क्या हो जाता है कि यदि उ या उ के साथ में क्या मिल जाएगा? अन्य स्वर मिल जाएगा, अ या आ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। हो गया ना उल्टा। देखिए यहां पे क्या था? अ के साथ में उ मिलना चाहिए था, अब यहां क्या हुआ? उ के साथ में अ मिलना। बस इसको उल्टा रखो, तो गुण को उल्टा यण कर दो, यण का उल्टा गुण कर दो। तो ध्यान क्या रखना हमें कि यदि अ या आ के साथ में रि आता है, क्या आता है? रि आता है, तो क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। और यदि रि के साथ में अ या आ चला जाएगा, तो वो यण बन जाएगा। ध्यान रखना इस बात का दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमें विच्छेद मिले तो ये ध्यान रखना है कि इधर अ या आ होना चाहिए और इधर रि होना चाहिए। परिणाम हम ये बनाएंगे। और यदि हमें ये परिणाम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? वापस इसमें लाएंगे, इस परिणाम को हम इसमें बदलेंगे। इधर अ या आ लाएंगे, इधर रि लाएंगे। तो देखिए, जो हमें दिया हुआ है उसके अनुसार हम काम करेंगे। नियम दोस्तों ऐसे होते हैं कि हमें नियमों के अनुसार चलना होता है, कभी गलत नहीं होंगे हम।
अपनी मनमर्जी से चलेंगे तो गलत हो सकते हैं, लेकिन जो नियम दिए हुए हैं उन नियमों के अनुसार यदि हम चले तो हमारी कोई गलती नहीं होगी। देखते हैं शब्द है कर्ण प्लस ऋषि, कर्णवर्षी कोई ऋषि थे हमारे, तो यहाँ पे क्या है अ, इधर वाला तो देखिए आपको है जैसा लिखना है, ये लिख दिया मैंने कर्ण, क्योंकि इधर क्या लाना हमें अ या आ होगा तो भी बनेगा क्या अ ही बनेगा, तो अ का अ लिख दिया हमने। ठीक है, यहां तक तो ठीक है कर्ण। अब इस री का क्या बनाएंगे हम, इस री का बनाएंगे हम रे हलंत, ये लीजिए रे हलंत बना दिया। अब क्या लिखना है शी, ये लीजिए बन क्या गया हमारा कर्णवर्षी। अब देखिए होगा क्या दोस्तों, ये रे हलंत इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता नहीं है और आप पिछले वीडियो से अवगत नहीं है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, पीछे जो वर्ण विचार के बिंदु वाले वीडियो हैं उनमें आप देख सकते हैं, मैंने रे का वर्गीकरण अच्छे तरीके से बताया है कि रे को कैसे लिखते हैं। ये रे की जो ध्वनि है वो 4 तरीके से लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है मैंने वहां पे बताया। तो जब भी ये हलंत होगा तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसका सही रूप क्या होगा, यह होगा कर्णवर्षी। क्या हो जाएगा कर्णवर्षी। इसी प्रकार से ब्रह्म ऋषि, तो क्या करेंगे, ये तो ये का यही रहेगा, ये ब्रह्म, री का क्या कर दो रे, ये लीजिए ब्रह्मर्षि। अब देखिए क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और लिखा ऐसे ही जाता है, ध्यान रखना, संदेह में नहीं जाना, शंका में नहीं जाना, ऐसे लिखते हैं। इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे कर्णवर्षि ब्रह्मर्षि। अब देखिए वर्षा प्लस ऋतु क्या होगा, ध्यान क्या रखना, यहां पे क्या आया है आ, यहां पे क्या आया है री, आ का क्या बनाना हमें अ, क्या बनाना अ, तो क्या बनाएंगे, ये लीजिए व, ये लीजिए र, वर्ष, आ का क्या बना देंगे अ बना देंगे वर्ष। अब री का क्या बनाएंगे र, और ये बना दिया मैंने तू, तो वर्ष और तू, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये व हमारा व, ये र, ये श, वर्ष, ये लीजिए ये रहते वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु। वृषा प्लस ऋतु, तो वर्षा प्लस ऋतु क्या होगा, वर्ष ऋतु का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा अगर गुण संधि में से कोई उदाहरण पूछा जाता है तो वो ये पूछा जाता है वर्ष ऋतु। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इस रेफ ध्वनि के कारण से इसमें थोड़ी सी भ्रांति पैदा होती है, कहां से टुकड़ा करना है इसका, कोई यहां से कर देता है कोई यहां से कर देता है, गड़बड़ हो जाता है मामला। दो र आए हुए ऊपर, तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये एक रे तो वर्षा वाला ही है, वर्षा शब्द के अंदर ही जुड़ा हुआ है, और दूसरा रे जो है हमारा वो इस री का बना है रे। तो आ का क्या बनाया हमने अ, और री का क्या बनाया रे, तो वर्षा प्लस ऋतु बराबर वर्ष ऋतु। अगला देखिए महा प्लस ऋषि, यही बात है, क्या करना है आ का क्या बना देना अ, तो मह, हा का है, रे को हलंत कर दीजिए, ये लीजिए महर्षि सप्तऋषि। अब देखिए वापस, अब क्या करना है, अब हमें क्या परिणाम मिला है, क्या मिला है दोस्तों, परिणाम मिला है। अगर हमें परिणाम मिलता है तो क्या होगा, अगर हमें परिणाम मिलता है तो हमें इस नियम को लाना है वापस। तो सप्तऋषि किसे कहते हैं, 7 ऋषियों का समूह वही तो होता है सप्तऋषि। तो संस्कृत का शब्द है हमारा सप्त, और इधर क्या ले आइए री लाना, ये लीजिए ऋषि। देखिए मंत्र चा, मंत्र चा, मंत्र चा। अब देखिए क्या हुआ, संस्कृत का शब्द है मंत्र, एक शब्द है ऋचा, क्या शब्द है दोस्तों ऋचा। ऋचा कहते हैं वेदों में जो हम लिखते हैं छंद उनको कहते हैं ऋचा, ऋचा छोटी जो पुस्तक है उनको भी कहते थे ऋचा। तो जो मंत्रों में वेदों में जो हम छंद लिखते थे उनको कहते थे ऋचा। तो ऐसे छंद जिनमें मंत्र लिखे गए है ना, या छंदों के अंदर मंत्र लिखे उनको क्या कहते हैं, मंत्र प्लस ऋचा, मंत्र ऋचा। अब देखिए राजर्षि, ध्यान रखना इसमें मैं आपको 2 प्रकार बताने वाला हूं। मुख्य जो प्रकार है वो यही चलता है गुण स्वर संधि का, लेकिन कभी कभार इसमें एक संधि और हो जाती है। देखिए हम इसका टुकड़ा कैसे करेंगे, राज प्लस ऋषि, यही करेंगे ना, ये रहा हमारा रे, इस रे का वापस क्या बनाना हमें री बनाना है, और इधर क्या लाना है अ या आ, तो राजा प्लस ऋषि करोगे या राज प्लस ऋषि, राजा संस्कृत में सब चलता है हमारा राज। अब देखिए
शब्द क्या है, ये तो हमने बनाया हिंदी में, मूल रूप से संस्कृत में जो शब्द है वो है राजन। क्या शब्द है दोस्तों? राजन। तो इसमें देखिए सबसे पहला ये न का लोप हो जाता है और यहाँ पे बचता है राज, तो राज प्लस ऋषि अ और ऋक का बनता है अर। क्या बनता है दोस्तों? अर बनता है। तो ये संधि हो जाती है हमारी गुण संधि। इसमें दूसरी संधि और काम करती है, वो करती है व्यंजन संधि काम, लोप संधि जिसे हम कहते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, पक्षी प्लस राज हम कर देते हैं पक्षी राज, राजन प्लस ऋषि राज ऋषि, इस ने का लोप हो जाता है। तो ये कई बार लोप संधि में भी आती है। आगे जब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि उसमें भी हम इस उदाहरण की चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, ज्यादातर जो चलता है वो राजस्थी में कौन सा है, पूर्ण स्वर संधि पूछी जाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इसको लोप संधि में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इस बात को। अगला देखिए शब्द है शीत ऋतु। शीत ऋतु क्या होता है? शीत ऋतु जो ठंडी ऋतु होती है उसे क्या कहते हैं? शीत ऋतु। कर्मधारय, तो क्या करेंगे, शब्द है हमारा शीत प्लस में ऋतु। अगला देखिए शब्द क्या हमारा, शब्द है ग्रीष्म। अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, इधर क्या लाना है, ऋतु। तो हुआ क्या, हुआ ये कि गुण संधि के जो तीनों नियम थे वो हमें समझ में आ चुके हैं। अ या आ के साथ में क्या जोड़ोगे, ई जोड़ोगे तो बनेगा ए, अ या आ के साथ में उ जोड़ोगे तो बनेगा ओ, और अ या आ के साथ में यदि री जोड़ोगे तो बनेगा अर। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना। तो दोस्तों ये थी हमारी गुण स्वर संधि। अगली जो हमारी संधि है वो है हमारी वृद्धि संधि। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हल्का सा, मैं थोड़ी सी इंक डाल देता हूं, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट लें। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम तीसरा जो हमारा प्रकार है स्वर संधि का, हमारा तीसरा प्रकार है, कौन सा प्रकार है, वो है हमारा वृद्धि संधि। क्या है दोस्तों? वृद्धि संधि, वृद्धि नहीं, र नहीं, री, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होगा, मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे वर्णों का वर्गीकरण, जब हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया था कि ऐ और औ ये दोनों हमारे क्या है, ये हमारे कहलाते हैं वृद्धि स्वर। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वृद्धि स्वर। तो समझ में क्या आया हमें कि जब हमारा परिणाम जो है दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, वो वृद्धि स्वरों में परिवर्तन होगा, ऐ या औ में परिवर्तन होगा। किस में होगा दोस्तों? ऐ या औ में परिवर्तन होगा। तो नियम क्या कहता है वो देखिए, नियम यह कहता है कि यदि अ या आ के साथ में ए या आई मिलेगा, क्या मिलेगा, अ या आ के साथ में ए या आई मिलेगा तो परिणाम क्या आएगा, वो आएगा आई। क्या आएगा दोस्तों? आई। दूसरा ये कहता है कि यदि
अ या आ के साथ में ओ या आओ मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? ओ या आओ। परिणाम क्या आएगा? परिणाम आएगा आओ। होना क्या है? इधर वही रहेगा अ या आ। देखिए तीन संधियां जिनमें इधर अ या आ ही रहेगा। यहाँ पे हमारे जितने भी स्वर थे वो सारे के सारे आ गए। पहले में कौन सा लिया हमने? अ या आ के साथ में अ या आ, ई या ई के साथ में ई या ई, उ या उ के साथ में उ या उ। तो इधर क्या था? मूल बात यह है कि दीर्घ स्वर संधि में भी इधर था अ या आ। गुण में भी हमने पढ़ा इधर था अ या आ। और अब हम पढ़ रहे हैं वृद्धि, इसमें भी इधर क्या है? अ या आ। तो तीनों में अ या आ ही रहेगा इधर। तो सामने क्या है? सामने परिवर्तन होता रहेगा। सामने दीर्घ में तो क्या मिलेगा? आ, अ आ, ई और उ। गुण में क्या मिलेगा? ई और उ और री। और हमारे वृद्धि में क्या हो जाएगा? ए आई और ओ औ। तो ध्यान क्या रखना है दोस्तों में? ध्यान ये रखना है कि यदि अ या आ के साथ में अ या आ के साथ में यदि ए या आई जुड़ता है तो परिणाम क्या आएगा? परिवर्तन किसमें होगा? परिवर्तन होगा ऐ में। किसमें परिवर्तन होगा? ऐ में। और यदि अ या आ के साथ में ओ या औ जुड़ता है तो परिवर्तन होगा औ में। किसमें होगा दोस्तों? औ में। तो जहां कहीं भी हमें ये दिखे या फिर जहां कहीं भी हमें परिणाम ऐ या औ दिखे तो वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा वृद्धि संधि। ध्यान रखना, जैसे कि मैंने एक शब्द ले लिया मंत्रोष्ध। क्या ले लिया? मंत्रोष्ध। जैसे कि मैंने एक शब्द ले लिया एक एक। क्या ले लिया? एक एक। इन दो शब्दों के माध्यम से हम इन दोनों नियमों को पहले समझते हैं। देखिए हमें क्या देखना है, मैंने आपको बताया था कि यदि शब्द दिया हुआ है तो शब्द में हमें क्या ढूंढना है? परिणाम ढूंढना है, आई और औ ढूंढना है। तो देखिए इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा होती है ये, और इसकी मात्रा क्या होती है? ये होगी। तो ये मात्रा कहां दिखाई दे रही है हमें? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है वो हमारी क्या है? दो मात्राएं दिख रही ऊपर, आई है। तो मतलब क्या हुआ कि जब परिणाम हमें आई के रूप में मिल रहा है तो वापस जब हम विच्छेद करेंगे तो किस में करेंगे? इधर तो लाएंगे अ या आ, और इधर क्या लाएंगे? ए या ऐ। अब देखिए दूसरा है कि औ। औ कहां पे दिख रहा है? ये देखिए, ये रहा औ। यदि शब्द दिया हुआ है तो पहले ये ढूंढना है, और यदि विच्छेद दिया हुआ है तो ये ढूंढना है। इन दोनों को ढूंढिए। ये दोनों यदि हमें मिल जाते हैं तो क्या होगा? इन दोनों को यदि आप ढूंढ सकते हैं तो इनका हमें परिणाम वापस क्या बनाना है? परिणाम बनाना है आई और औ। क्या बनाना है? आई और औ। ध्यान क्या रखना है? यहाँ पे तो रखा औ का ध्यान, यहाँ रखा ऐ का ध्यान। यहाँ पे ध्यान किसका रखेंगे? यदि विच्छेद मिल गया तो, विच्छेद मिल गया तो इधर देखेंगे अ या आ होना चाहिए और इधर ए या ऐ होना चाहिए। तो बनाएंगे क्या? आई बनाएंगे, और ये नियम आएगा तो बनाएंगे औ। तो बात क्या वो समझनी है आपने। अब देखिए वर्गीकरण करते हैं मंत्रोष्ठ का। क्या होगा देखिए दोस्तों, मंत्रोष्ठ का वर्गीकरण क्या होगा हमारे सामने? यहाँ पे आएगा अ या आना है, ये देखिए औ रहा। तो यहाँ पे या तो होगा मंत्र या होगा मंत्रा। तो क्या होगा? शब्द आएगा मंत्र। क्या आएगा दोस्तों? शब्द आएगा हमारे सामने मंत्र। क्या आएगा? मंत्र आएगा। और अब मंत्र के साथ में हम क्या जोड़ सकते हैं? मंत्र के साथ में हम जोड़ेंगे, या तो जोड़ेंगे औषध या जोड़ेंगे औषध। अब देखिए ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैं आपको दे देता हूं कि संस्कृत का जो शब्द है वो है औषध। क्या है? औषध शब्द सही है। इसके साथ में यदि आपने संधि कर ली तो वो आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? गलत हो जाएगी। औषध शब्द नहीं होता है, औषध शब्द होता है। औषध और औषधि ये दोनों सही है, ये दोनों, इसमें भी छोटी मात्रा है लेकिन औषध नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। तो हुआ क्या हमारा? मंत्रोष्ठ का हमने टुकड़ा किया मंत्र प्लस औषध से। अब देखिए शब्द है हमारे सामने एक एक। एक एक किसे कहते हैं? शब्द एक, एक प्लस एक। क्या है इधर? यहां क्या है?
अ सामने क्या मिल रहा है, ए, बनेगा क्या, क्या बनेगा, अ और अ क्या बनेगा, आई बनेगा। दो मात्रा आएगी ना ऊपर, भाई है क्या, एक एक है ना, तो होगा क्या, टुकड़ा क्या करेंगे आई का, इधर तो अ या आ लाएंगे, इधर ए या आई लाएंगे, तो शब्द हमारा क्या है, एक शब्द है, एक नहीं, एक और एक, तो एक प्लस एक बराबर एक एक, मंत्र प्लस औषध बराबर मंत्रोष्ठ। तो ये तो था हमारा मूल स्वरूप वृद्धि संधि को समझने का। अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं जिसके माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार से वर्गीकरण इसका हम कर सकते हैं। देखिए आगे कुछ उदाहरण, जैसे कि देखिए एक शब्द लिया मैंने, महेश्वरी। क्या शब्द लिया दोस्तों, महेश्वरी। एक शब्द लिया मैंने मतैक्य। क्या शब्द लिया है, मतैक्य। एक शब्द लिया मैंने धनेशना। शब्द है धनेशना। एक शब्द है वितेषणा। एक शब्द है विदेशी। विदेशी, सुबेसी, हितेशी, शब्द है प्रियसी। देखना आप ध्यान क्या रखना है, देखिए इन शब्दों को, यदि हमें शब्द दिया हुआ है तो हमें क्या ध्यान रखना है, आई और औ ढूंढना है, ये कहां पर है। ये यदि हमें मिल जाता है तो फिर इनका हम वर्गीकरण किसमें करेंगे, इसका वर्गीकरण किसमें करेंगे, यही चल रहा है हमारे सामने। इधर तो लाना है अ या आ, और इधर क्या लाना है, ए या आई लाना है। तो देखिए शब्द है महेश्वरी, तो महेश्वरी में क्या करेंगे, इधर लाएंगे शब्द अ या आ लाएंगे, तो क्या ला सकते हो आप, मह ला सकते हो या महा ला सकते हो। क्या लाएंगे दोस्तों, महा। अब क्या होगा शब्द, अब सामने शब्द होगा, या तो होगा ये ऐश्वर्य या होगा ऐश्वर्य, क्योंकि इधर लाना क्या है, या तो लाना ये या लाना ये। अब कौन सा है, अब इन दोनों में से देखिए कौन सा सही होगा, इस पर थोड़ा सा सोचना, कौन सा सही होगा सोचेगा, और क्यों सही होगा, सही तो होगा लेकिन कौन सा सही होगा, कौन सा सही नहीं, क्यों सही होगा, बात यह है। अब देखिए इसको गलत करें या इसको गलत करें, शब्द है ईश्वर। देखिए एक बात, इसको मैं स्पष्टीकरण से रूप से थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको कि शब्द है ईश्वर। क्या शब्द है, ईश्वर। ईश्वर शब्द में प्रत्यय लगा ये, क्या प्रत्यय लगा दोस्तों, ये। तो देखिए हमारे संस्कृत के कुछ प्रत्यय होते हैं, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, अयन, आयन, अ, य, ए, इक। ये प्रत्यय जब भी किसी शब्द के साथ में जुड़ते हैं, क्या होता है, ये प्रत्यय जब भी किसी शब्द के साथ में जुड़ते हैं तो उसके प्रथम स्वर में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, परिवर्तन कर देते हैं। तो इस ई का क्या बन जाता है, ई का बन जाता है ए। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो ये परिवर्तन कैसे होता है, ये तो हम विस्तार से उन प्रत्ययों में ही पढ़ेंगे जब प्रत्यय की बात करेंगे। यहाँ पे छोटा सा रूप समझ लेते हैं कि ई का क्या बन जाता है, ए बन जाता है। कब, जब प्रत्यय लगता है ये, और यदि ये ए रहता है तो इस ए का भी क्या बन जाता है, वो भी बन जाता है ए। क्या बन जाता है, ए। तो ध्यान रखना कि यदि ई ए दोनों में से कोई भी हो, प्रत्यय यदि साथ में ये प्रत्यय लग गया तो ये दोनों किस में बदलेंगे, ये दोनों बदलेंगे ए। तो शब्द था हमारा ईश्वर, ईश्वर में प्रत्यय लगा ये और शब्द बन गया हमारा ऐश्वर्य। क्या बन गया, ऐश्वर्य। तो शब्द कौन सा गलत हो जाएगा हमारा, शब्द हो जाएगा गलत ऐश्वर्य। ऐश्वर्य नहीं होगा, शब्द होगा ऐश्वर्य। तो महाप्लस ऐश्वर्य। अब देखिए अगला जो शब्द है हमारा वो है मतैक्य।
अब इसका क्या करेंगे, मत करेंगे या मता करेंगे। मतैक्य का मतलब क्या होता है, जिनके मतों में एकता होती है उसे ही तो मतैक्य कहते हैं। क्या भाई यहाँ पे सभी लोग मतैक्य में, मतलब एक ही मत पे है। तो मत प्लस एकता के लिए एक शब्द क्या है, ऐक्य। फिर वही उलझन, इसको सही करें या इसको सही करें। अभी देखिए मैंने आपको बताया था शब्द है एक, क्या शब्द है एक, एक में प्रत्यय क्या लगा है, प्रत्यय लगा है ये, शब्द क्या बना है ऐक्य। क्या बना है ऐक्य। क्यों बनेगा, ये प्रत्यय लगा, एक का क्या बन जाएगा आई बन जाएगा, तो एक से बना ऐक्य। ऐक्य का मतलब होता है एकता। तो मत प्लस ऐक्य बराबर मतैक्य। अब देखिए शब्द धनेषणा, क्या शब्द है धनेषणा। एक शब्द है हमारा धन, एक शब्द है हमारा धन और एक शब्द है ऐषणा। क्या है ऐषणा। ऐषणा का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है दोस्तों इच्छा। तो धन प्लस ऐषणा, यहां पे क्या है मिला क्या ए, बनेगा क्या आई बन जाएगा। ये देखिए दो मात्रा आ गई यहाँ पे। तो धन प्लस ऐषणा। अब इस ऐषणा शब्द का ध्यान रखना, ये ऐषणा ऐसा लिखा जाता है, ऐषणा नहीं लिखा जाता है। ऐक्य ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, ये ऐसा होगा। अगला देखिए, अगला शब्द है हमारा विदेषणा। ये भी क्या करेंगे, अब तो आप समझ ही गए, वित्त प्लस ऐषणा। विदेशी, वित्त प्लस ऐशी। ऐसी का मतलब होता है इच्छा रखने वाला। क्या होता है इच्छा रखने वाला। विदेशना, धन की इच्छा रखना, विदेशना नहीं धन की इच्छा रखना। लेकिन विदेशी धन की इच्छा रखने वाला, धन की इच्छा रखने वाला। शुभेशी, क्या शब्द है शुभ प्लस ऐशी। हितैषी, हित चाहने वाला, हितैषी हित प्लस ऐसी। मिला क्या अ और ए, बनेगा क्या आई। प्रियसी, प्रिय की इच्छा रखने वाला, प्रिय प्लस ऐसी। जैसे कि शब्द ले लिया स्वैच्छिक, क्या ले लिया स्वैच्छिक। क्या करेंगे स्व प्लस ऐच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक। अब देखिए ऐच्छिक होता है ऐच्छिक नहीं होता है। अब कैसे ऐच्छिक क्यों होता है, इसका भी देखिए शब्द है इच्छा। इच्छा में प्रत्यय लगा इक। क्या प्रत्यय लगा दोस्तों, इक प्रत्यय लगा है। क्या लगा है इक प्रत्यय। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, चाहे अयन लगो चाहे आयन लगो, ए लगो चाहे अ लगो, ये लगो चाहे इक लगो, तो अयन आयन ए अ इक ये प्रत्यय जो किसी भी शब्द के साथ में जुड़ते हैं तो उसके प्रथम स्वर में क्या करते हैं परिवर्तन कर देते हैं, और ई का क्या बन जाता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था ए बन जाता है। तो इच्छा प्लस इक क्या बनेगा ऐच्छिक। तो स्व प्लस ऐच्छिक यानी स्वैच्छिक, हमारे विषय भी होते हैं ना स्वैच्छिक। तो जो हमारी स्वयं की इच्छा से लिया गया फैसला वो क्या कहलाता है स्वैच्छिक। तो ये हमारा पहला रूप था कि अ या आ के साथ में अ या ऐ जुड़ता है तो क्या बनता है ऐ बनता है। अगला जो रूप पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे अ या आ के साथ में ओ या औ जुड़ेगा तो क्या बनेगा औ बनेगा। इसका आप छोटा सा एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे का जो हमारा नियम है वृद्धि संधि का दूसरा नियम है। क्या नियम है कि यदि अ या आ के साथ में ओ या औ जुड़ेगा
तो परिणाम क्या आएगा, परिणाम आएगा औ। क्या आएगा दोस्तों, परिणाम आएगा औ। अभी अभी हमने बात की थी कि इधर क्या होना चाहिए, अ या आ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए अ या आ, इधर क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए ओ या औ। यदि हमें औ मिलता है कहीं भी तो वर्गीकरण करेंगे इसमें, और यदि ये वर्गीकरण दिया हुआ है तो परिणाम बनाएंगे औ। इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखेंगे तो संधि का सवाल हमारे गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती है। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण कैसे समझेंगे। जैसे अभी अभी हमने एक शब्द लिया था, वापस दोहरान करता हूं मैं। शब्द लिया मैंने मंत्रोस्त्र। क्या लिया दोस्तों, मंत्रोस्त्र। एक शब्द और लेता हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया वनौस्त्र, जैसे मैंने ले लिया जलोग, जैसे मैंने ले लिया जलोग। जैसे कि एक शब्द और ले लेता हूं मैं, माहौल। एक शब्द ले लिया मैंने मंत्रोस्त्र, आ गया महोस्त्र। एक शब्द लेता हूं मैं महौषधि। देखिए इन शब्दों पर हम बात करते हैं थोड़ी सी कि होगा क्या, इधर क्या लाना है, अ या आ लाना है, इधर क्या लाना है, ओ या औ। परिणाम क्या आएगा, औ। परिणाम यदि हमें दिया हुआ है तो वर्गीकरण किसमें करना है, इसमें वर्गीकरण करना है। पहली बात नियम ध्यान रखिए, नियम पता है तो दूसरा तरीका पहचानिए। ये पता है तो इसको लाइए, और ये पता है तो इसको लाइए। दूसरा, शब्दों का स्वरूप हमें पता होना चाहिए। जब वर्गीकरण करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो इधर कौन सा शब्द आएगा और इधर कौन सा शब्द आएगा, ये हमें तभी पता चलेगा दोस्तों जब हमें शब्दों का स्वरूप पता होगा कि शब्द मंत्र होता है या मंत्रा होता है, शब्द औषध होता है या औषध होता है। इस बात का विशेष तौर से ख्याल रखना। और तीसरा है अर्थ। शब्द का अर्थ भी हमें कम से कम ध्यान में होना चाहिए। तो देखिए बात करते हैं मंत्र प्लस औषध। वर्गीकरण टुकड़ा कहां से होगा, मिल क्या गया हमें, देखिए हमें मिल गया है औ। तो इस औ का टुकड़ा क्या करेंगे, देखिए टुकड़ा कर लो पहले। इधर मैंने टुकड़ा कर लिया, इधर अ या आ, ओ या औ। तो देखिए मंत्र धन औषध। अब कई लोगों का ये विचार रहता है कि यहाँ पे हम औषध क्यों लें, औषध भी तो ले सकते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि शब्दों का स्वरूप पता होना चाहिए, इसमें कोई नियम काम नहीं करता है। जब तक हमें शब्दों का सही स्वरूप पता नहीं होगा, हम किसी भी संधि को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस बात का हमें ध्यान रखना है। शब्द होता है औषध, तो क्या बनेगा, मंत्र प्लस औषध, मंत्रोषध। शब्द है वनौषध, वन की औषधि। औषध मतलब क्या होता है, औषधि जो हमारे पेड़ के फल फूल पत्तों को उनको कूट करके जो बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, औषधि तो कहते हैं, औषध कहते हैं। तो वन प्लस औषधि, तो ऐसी औषधि जो मंत्रों के द्वारा तैयार की जाए, और ऐसी औषधि जो वन में मिलती है, वनौषधि। इसी प्रकार से हमारा बनेगा। देखिए अब देखिए शब्द है जलौक। यहाँ पे क्या है, औ। तो औ का वर्गीकरण क्या होगा हमारे सामने, ये होगा। ये तो हमें पता है, शब्द होता है जल। क्या होता है, जल। अब इधर क्या आएगा, इधर औक आएगा या फिर ओक आएगा, ये ध्यान रखना। तो देखिए जलोक का मतलब होता है जल की अंजलि देना। क्या मतलब होता है, जल की अंजलि देना। तो अंजलि किससे देंगे, ओक से। ओक ये होता है, इसे कहते हैं हमारा ओक। तो ये ओक होता है, शब्द ओक नहीं होता है। क्या होता है हमारा शब्द, शब्द होता है ओक। क्या होता है, ओक। तो बनेगा क्या, जलोक। जलोक का मतलब होता है जल की अंजलि देना। पुष्पांजलि होता है ना, वैसे ही जलोक होता है। जलो, जल से जो